नमस्कार सभी को। मेरे कथा सागर चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। उपस्थित हूँ मैं गौरा पंत शिवानी की लिखी कहानी कृष्ण बेणी का तीसरा भाग लेकर। सुनिएगा। बेणी, मैंने कहा तुम तो सब कुछ चेष्टा करने पर ही देख सकती थी। क्या तुमने कभी ये देखने की चेष्टा की कि भास्करन कहाँ है? बरसों पहले की एक और स्मृति मुझे कपा गई, जब इस बेड़ी की इसी दिव्य शक्ति ने मुझे चेतावनी देकर मौत के झटके से बचा लिया था। माधु की मृत्यु से पूर्व की गई उसकी ये चेतावनी ही उसकी दिव्य अभिज्ञता का मुझे प्रथम परिचय दे गई थी। उन दिनों आश्रम में एक रहस्यमय व्यक्ति का आगमन हुआ था। वह कहाँ से आया, इसकी नाना चर्चाएं नित्य प्रति सुनने में आ रही थी। कोई कहता कि वह जर्मन जासूस है, किसी का कहना था वह कोई प्रकांड विद्वान है, आश्रम की प्रसिद्ध लाइब्रेरी के दुर्लभ ग्रंथों के पठन पाठन के लिए आया है। धीरे धीरे आश्रम में उस दीर्घ देही व्यक्ति को परिचित बीथिकाओं में देखने के हम अभ्यस्त हो गए। लगभग खलवाट मस्तक, बड़ी बड़ी तांत्रिक की सी लाल लाल आँखें, गहरा नारंगी रंग का लवादा, पैरों में खड़ाऊँ जिनकी खटर खटर सुनकर दूर से देखने पर लगता था कोई नारंगी ट्रैक्टर चला आ रहा है। उनके हाथों में हमेशा 3-4 मोटी मोटी पुस्तकें रहती, जिन्हें खोलकर वे किसी भी घने वृक्ष की छाया में बैठ जाते और घंटों पढ़ते रहते। उनके पूरे चेहरे पर उनकी नाक ही सबसे रहस्यमय अवयव थी। ऐसी मोटी और इतनी लंबी नाक मैंने कभी नहीं देखी। दोनों नथनों के गह्वर से निकले सफ़ेद बालों के गुच्छे और वैसे ही केश गुच्छ कानों में निकलकर देखने वालों को सहमा देते थे। कुछ दिन पहले ही उस व्यक्ति को देखकर डर लगा था। मेरी नानी कहा करती थी कि जिसके कानों के बालों के गुच्छे बाहर निकले हों, उसके पास किसी भी लड़की को एकांत में नहीं जाना चाहिए। किंतु एक दिन उस व्यक्ति की बातों के लच्छे में आकर मैं नानी की सीख भी भूल गई थी। यदि बेड़ी ने ना बचाया होता तब आज भी कांप उठती हूँ। वे प्रायः ही हमें कक्षा में जाती देख बड़े स्नेह से पुकारते, आओ आओ बेटियों, किस क्लास में पढ़ती हो, कहाँ घर है? अरे बाप रे बाप, इतनी दूर से आई हो। और फिर एक से एक अद्भुत चुटकुले सुनाया करते थे। कहानियाँ सुना वे हमारा मन मोह लेते। हाउ ओल्ड आर यू सर? लड़के लड़कियाँ उन्हें छेड़ते। आई एम ओनली 14, वे गंभीर होकर कहते और सब ठठाकर हंसने लगते। इसके बाद उनका नाम ही पड़ गया था मास्टर 14। यदि उन दिनों के प्राक्तन छात्र छात्राएं मेरी इस कहानी को आज पढ़ेंगे तो उन्हें निश्चय ही उस रंगीन व्यक्तित्व का स्मरण हो आएगा, और मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि ऐसा रहस्यमय व्यक्तित्व उनमें से फिर किसी को कभी नहीं दिखा होगा। उनकी स्मरण शक्ति अद्भुत थी। कहीं से भी किसी पुस्तक का पृष्ठ एक बार उनके सामने खोलकर बंद कर दें, एक एक शब्द ज्यों का त्यों सोम सेमीकोलन सहित दोहरा देंगे। उस पर उनकी विशेष ख्याति थी हस्तरेखा पंडित के रूप में। जब देखो तब भीड़ से घिरे हैं। मास्टर 14, मेरा हाथ देखकर बताइए प्लीज़, मेरा भी देखिए। और लोगों का कहना था कि हाथ की रेखाओं से पूरा भूत, भविष्य और वर्तमान का ऐसा खरा लेखा जोखा देने वाला वह व्यक्ति सामान्य मनुष्य नहीं, कोई त्रिकालदर्शी महापुरुष थे। उधर आश्रम के वरिष्ठ कर्मचारी उस रहस्यमय व्यक्तित्व पर सतर्क बने कठोर निगरानी रख रहे थे। हॉस्टल की छात्राओं को बड़ी चेतावनी दी गई थी कि कोई भी उस व्यक्ति को हाथ दिखलाने न जाए। एक दिन मैं बेड़ी के साथ जा रही थी कि देखा मास्टर 14 पुस्तकों का अंबार लगाए एक मोटी सी पुस्तक पढ़ रहे हैं। हमें देखा तो बोले, आओ आओ माँ जगत धात्री, जरा देखें तुम्हारा हाथ। बेड़ी तो बड़ी हर्षिता से आगे बढ़ गई, पर मैं उस स्नेहपूर्ण आह्वान की अवहेलना नहीं कर पाई। फिर 18 वर्ष की मूर्ख अविवेकी वयस में अपने भविष्य की झांकी देखने का लोभ भला संसार की कौन किशोरी छोड़ सकती है? नहीं मास्टर 14, मेरे क्लास है, कल देखिएगा। मैंने कहा ठीक है, तब कल ठीक 11 बजे मेरी कुटिया में आना। तुम्हारे ललाट पर राज रानी का योग है। लड़की माँ सरस्वती का वरदान है तुम्हें, माँ सरस्वती का वरदान। मैं खुशी से उछल पड़ी, भागकर बेड़ी से कहा, जानती हैं कल मास्टर 14 मेरा हाथ देखेंगे। नहीं,
उसने मेरे सारे उत्साह पर झाड़ू फेर दिया। मैंने अभी अभी आंखें बंद कर इसकी असलियत देख ली है। क्या? मैंने डरते डरते पूछा। बुरी तरह पीट कर निकाला जाएगा यहाँ से। इसकी कुटिया में शराब की बोतलें हैं, मैंने अभी अभी देखा है। और तीसरे दिन उसकी अद्भुत भविष्यवाणी सत्य सिद्ध हुई। इससे पहले कि वह पाखंडी मेरा हाथ देखता, बेड़ी ने उसके हाथ की रेखाएं देख मुझे बचा लिया था। इसी से आज उसी स्मृति ने मुझे फिर उकसाया। बेड़ी, तू सबका भविष्य देख लेती थी, अपना भविष्य नहीं देखा। क्यों नहीं देखा? उसकी उदास हंसी में करुण सिसकी की सी खनक थी। माँ भी यही कहती, डैडी भी। एक बार देखने की चेष्टा फिर कर बेटी, एकाग्रता ला। कई बार मुझे यही एकांत देने दोनों हफ्तों बाहर रहते, पर जितनी बार देखने की चेष्टा करती, दिखता अंधेरा अंधेरा, घुप अंधेरा। कुछ दिखा बेड़ी? डैडी लौट कर पूछते। कुछ नहीं दिखता माँ, केवल अंधेरा अंधेरा और कुछ नहीं। किंतु आज मैं सोचती हूँ कि ठीक ही देखा था उसने। यही तो था उसका भविष्य, अंधेरा, केवल अंधेरा। फिर मैं विदेश चली गई। वह कहने लगी। 6 महीने देखते ही देखते बीत गए। माँ का फिर पत्र आया। एक बार और चेष्टा कर बेणी, शायद विदेश का एकांत तुझे फिर वही एकाग्रता दे सके। और फिर मैंने एक दिन देख ही लिया एकाग्र होकर। मैंने आंख बंद कर कहा, एक बार दिखा दो प्रभु, मुझे अपना भविष्य नहीं देखना है। भास्करन को दिखा दो, कहाँ है वह, कैसा है। समुद्र की ऊंची उठती गरजती लहरें सहसा हम दोनों की साड़ियों को घुटनों तक भिगो गईं, जैसे मुझे चेतावनी दे रही हैं, अब मत पूछ आगे क्या हुआ। फिर मैंने पूछा। मैंने कहा। वह कहने लगी, चारों ओर ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से घिरी नीचे घाटी में टीन के कई बैरक लगे हैं। सामने है एक गिरजाघर। ऊंचे ऊंचे देवदार के पेड़ों के बीच साए साए करती हवा चल रही है। ये तो अल्मोड़ा का कुष्ठाश्रम है। मेरे मुंह से स्वतः निकल गया और बेड़ी ने कठोर दृष्टि से मुझे देखा, फिर नज़र फेर ली। मैंने देखा एक अंधेरी बैरक में भास्करन बैठा है। उसका स्वर अब धीमी फुसफुसाहट में खो गया और मैं थोड़ा आगे खिसकी। फुसफुसाहट स्वर हुई। पास ही उसकी बंसी पड़ी है और वह न उसे उठा सकता है न बजा सकता है। क्यों? कृष्ण बेड़ी की आंखों में आंसू बहते जा रहे थे, उन्हें बिना पूछे। वह फिर कहने लगी, क्योंकि उसके दोनों हाथों की अंगुलियां झड़कर 2 अधूरी मुट्ठियां मात्र रह गई हैं। ओंठ विहीन उसका वह चेहरा विभत्स बन गया है, जैसे कटहल का छिलका। नाक नहीं है, पलकहीन अंगारे सी 2 आंखें ही बस दप दप कर जल रही हैं। पूरे चेहरे में मैं कैसे लिखूंगी माँ को ये सब, पर मैंने उसी क्षण अपना भविष्य निश्चित कर लिया था। क्या? मैंने पूछा तो मेरी सूखी जीभ तालू से सटी थी। इसी से शायद उस अस्पष्ट प्रश्न को उसने हवा में उड़ा दिया, जैसे सुना ही न हो। पहली बार अपनी इस दिव्य दृष्टि को लेकर माँ को ठगा। लिखा, मैंने देखा है माँ, मैं तेजी से कार चलाती जा रही हूँ। तुम्हारी ही दी वही पीली धर्म बरम साड़ी पहनी है जो तुमने इस बार पोंगल पर भेजी थी। तुम्हारा ही दिया माणिक पोखराज का कंगन मेरे हाथ में है। सहसा तीखी घाटी के तीखे मोड़ पर चकराकर मेरी कार सरसराती नीचे चली जाती है। सैकड़ों मीटर की गहराई में यही मेरा भविष्य है माँ। अचानक वह हंसती हुई उठी। बाप रे बाप, कितनी देर हो गई, भागूं। बेचारे भास्करन को ताले में बंद कर आई हूँ। जब से दोबारा मिला है ऐसी ही सावधानी बरतनी पड़ती है, कहीं फिर न भाग जाए। अब की बार आई तो उसे साथ ले आऊँगी। क्यों? मिलना चाहेगी ना उससे? और इससे पहले कि मैं उसे रोकती, वह शुतुरमुर्ग की सी लंबी डगें भरती हुई तेजी से भाग गई। मैं भी भागी, किंतु जिस रेत में मेरे पैर धंसे जा रहे थे उसी तरह वह स्केट सी करती कैसे उस तेजी से भाग गई। पर कृष्णवेणी थी ना, उसकी तब भी हर बात अलौकिक होती थी, आज भी। दूसरे ही दिन मैं उसे ढूंढने निकल पड़ी। घंटा भर भटकने पर भी जब मुझे उसका घर नहीं मिला तो टैक्सी वाले ने तमिल में कुछ कहा और द्वार खोल दिया। मैं समझ गई कि वह कह रहा है कि जब न गृहस्वामी का नाम ठीक से जानती हो न घर का नंबर, तो व्यर्थ भटकने से क्या लाभ, उतर जाइए। मैंने यही किया और पैदल घूम घूम कर मैंने उसे ढूंढ ही लिया। गृहस्वामी का नाम ठीक ही आता मुझे, नटराजन, और दूसरे सफ़ेद पत्थर पर लिखा था गृह का नाम ईस्टलिन। इस परिचित नाम को कैसे भूल गई थी मैं।
यही पुस्तक तो उसने मुझे मेरी 17वीं वर्षगांठ पर दी थी। मैं भीतर गई। स्वच्छ बगीचे में गुलाब झूम रहे थे। हरे कालीन से बिछे गुदगुदे लॉन से होकर द्वार पर पहुंची। घंटी बजाई। थोड़ी देर में द्वार खुला और ऊंचा जूड़ा बांधे एक लंबी आया ने बड़े सलीके से कुछ पूछा। मैंने कहा, मुझे कृष्ण बेड़ी से मिलना है। उसने मेरी ओर देखा जैसे कुछ समझती न हो। मिसेस नटराजन हैं क्या? उनसे मिलना है। वह भीतर गई। दक्षिण के अधिकांश मकानों की भांति इसमें भी द्वार पर खड़े अतिथि की दृष्टि गृह के अंतरतम कक्ष तक सरसराती चली जाती है। गोल कमरे की कुर्सी में बैठी गृह स्वामिनी को मैंने देख लिया। आया ने उनसे कुछ कहा और फिर मेरे पास आकर नम्रता से बोली, बागो माँ, अर्थात भीतर आइए। आज पूरे 38 वर्ष बाद मैं एक बार फिर उसी गैलरी से होकर गुजर रही थी। कमरे की सज्जा देखकर बरसों पूर्व कहे गए बेड़ी के शब्द याद आ रहे थे। मेरे डैडी को एंटीक का शौक है। अधिकांश फर्नीचर हैदराबाद निजाम से खरीदा है। कहते हैं लुई 15 की ऐसी कुर्सियां किसी के पास हो नहीं सकती। चमकती कुर्सियां अब भी वैसी ही थी। आज भी दीवारों पर रैम्ब्रांड, वॉन गॉग, पिकासो और सेंजा के चित्र टंगे थे। बीच में लगा था रवि वर्मा द्वारा अंकित किसी रानी का चित्र। नीचे स्वयं उनके हस्ताक्षर थे। यह वही चित्र था जिसे खरीदने के लिए सालार जंग संग्रहालय ने उसके डैडी को हजारों का प्रलोभन दिया था। मैं खड़ी ये सब सोच रही थी कि सहसा कुर्सी पर बैठी बेड़ी की माँ का प्रश्न मुझे चौंका गया। कौन हो तुम? मैं घबरा गई। क्या तब उन्होंने मुझे नहीं पहचाना? पहचानती भी कैसे? एक तो समय का ऐसा दीर्घ व्यवधान, ऊपर से उस पर 2 ही दिन में उन्होंने मुझे देखा था। उस पर 2 ही दिन तो उन्होंने मुझे देखा था। कैसे कहूँ कि 38 वर्ष पूर्व एक बार आपके यहाँ रुकी थी। मैं कृष्ण बेड़ी से मिलने आई हूँ। कल बीच पर वह मुझे मिली थी। मैंने कहा, जरा जोर से बोलो, मैं कुछ ऊंचा सुनती हूँ। उन्होंने कहा और अपने कान पर हाथ धर मेरी ओर झुक गई। मैं कृष्ण बेड़ी की सहपाठनी थी। मिलने आई हूँ, मैंने जोर से कहा। ओह, तो नाइस ऑफ यू। बहुत अच्छा किया। उन्होंने हंसकर मेरा हाथ टटोलकर थाम लिया। तब क्या वे दृष्टि भी खो चुकी थी। दोनों आँखों में कैटरेक्ट हो गया था। कुछ भी नहीं दिखता, बस एक धुंधली छाया देख पा रही हूँ। एक बार सन 41 में यहाँ आई थी और 2 दिन रही थी। आपने मुझे अपने हाथ की चिकन खिलाई थी। मैंने बड़े उत्साह से कहा। ओह, मैंने क्या उसकी एक आध सहपाठनी को चिकन बनाकर खिलाई थी? सैकड़ों बार पर तुमने बहुत अच्छा किया जो इतनी दूर मिलने आई। कौन आता है अब? क्या लोगी, कॉफ़ी या चाय? कनम्मा कनम्मा कड़म्मा कड़म्मा फिर नौकरानी को पुकारती बेअधीर हो उठी। जल्दी कॉफ़ी बना ला। फिर वे मेरी ओर मुड़ी। तो तुम सन 41 में आई थी, पर इस घर को मैंने उसी यत्न से सहेज कर रखा है। आओ दिखाऊं तुम्हें। और वे उठ गईं। लाचार हो गई हूँ। न आंखें रह गई हैं न कान। कई बार भाई आकर कह गए हैं, चलो हमारे साथ। यहाँ अकेली क्या कर रही हो? पर कैसे छोड़ूं? आंखें नहीं हैं, तब भी एक एक दीवार का पलस्तर सूंघ कर पहचान लेती हूँ किसका कमरा है। सचमुच ही वे बिना सहारे के सहजता से सीढ़ियाँ चढ़ती मुझे ऐसे साथ लिए जा रही थी जैसे वे देख रही हैं और मैं अंधी हूँ। यह है हमारा बेडरूम। तब भी यही रहा होगा जब तुम यहाँ आई थी। सन 35 से हमारा यही बेडरूम है। खट से उन्होंने बत्ती ऐसे जला दी जैसे स्विच देख रही हूँ। न टटोला न भूल की। बत्ती जलते ही मैं सहम कर पीछे हट गई। शायद हल्की सी चीख मेरे मुंह से निकल गई थी। विक्टोरियन युग्म पलंग के पार्श्व में एक ऊंचा घोड़ा अपने कर्णचुंबी जबड़े खोल मेरी ओर देख रहा था। ओह, डर गई क्या? बेड़ी की माँ जोर से हंसी। यह तो ब्लैक प्रिंस है, बेड़ी के डैडी का प्रिय घोड़ा। इसने हमें बहुत बार जिताया है डार्लिंग प्रिंस। वे उसकी पीठ थपथपाने लगी। मेरा कलेजा देर तक धड़कता रहा। थोड़ी देर बाद मैंने देखा कि मेरे चेहरे पर निबद्ध उस घोड़े की स्थिर दृष्टि कांच की थी। उन्हें ये बहुत प्यारा था। वे बोली, इसी से मैंने स्टफ कराकर उनके बेडरूम में रखवा दिया। आई हैड टू स्पेंड अ फॉर्च्यून। इसे स्टफ कराने के लिए मैंने मायासोर से कारीगर बुलवाए थे। मैंने देखा करीने से लगे 2 बिस्तरों पर कहीं भी लापरवाही की एक सिकन नहीं थी। गृह स्वामी का नाइट सूट
कायदे से तहाकर सिरहाने धरा था। आओ उनकी स्टडी दिखाऊं। मैं कांप रही थी कि कहीं स्टडी में दूसरा घोड़ा न हिना उठे। रोज वुड की बनी घूमने वाली कुर्सी, राइटिंग टेबल पर धरी धावमान अश्वों पर दोहरे हुए चौकीगढ़ों की तस्वीरों की अखबारी कतरनें, बड़ा सा हाथी दांत की मूठ लगा मैग्नीफाइंग ग्लास, ये उनका स्मृति कक्ष है। उन्होंने एक कांच की अलमारी खोली। ये उनका पेन, यह चश्मा, ये दांत। एक कांच के गिलास में दवा में डूबे डेंचर को उन्होंने मेरी ओर बढ़ाया। बेचारी देख नहीं पा रही थी। इसी से यदि मैं समय पर पीछे ना हट गई होती तो उनके पति के डेंचर लिए भय ग्लास मेरे ओंठों से लग जाता। हे भगवान, मैंने सोचा, दांत तो दिखा चुकी, अब क्या पति की सुरक्षित आंत, फेफड़े और गुर्दे भी दिखलाएंगी। ये सन की महिला कहाँ फंस गई थी। मैं काश बेड़ी आ जाती। आओ तुम्हें बेड़ी का कमरा दिखाऊं, उन्होंने कहा। मेरी जान में जान आई। यही कमरा था जहाँ हम दोनों उस बार सोए थे। मैंने कहा, क्या कह रही हो, जरा जोर से कहो, मैं कुछ ऊंचा सुनती हूँ, उन्होंने कहा। पर मैं उस क्षण चीख कर कुछ कहने के मूड में नहीं थी। अतीत की स्मृतियों ने बरसों पूर्व बिछड़े यौवन की जंग लगी बंद कुंडी झंझनाकर खोल दी थी। खिड़की से आती प्रिम रोज की मंद मदिर सुगंध की लोबानी महकती सुबास, जिसका प्रथम आवास पाकर मैंने उससे पूछा था, अद्भुत सुगंध है ये बेड़ी, जैसे हमारे यहाँ मज़ारों से आती है। आसपास कोई मज़ार है क्या? प्रिमरोज की बेल है इडियट, उसने कहा था। आज वही सुगंध किस सहज सुगमता से अतीत का रुद्र कक्ष खोल गई थी। रविंद्रनाथ कैसी अद्भुत जीती जागती पंक्तियाँ लिख गए हैं। फूलेर गंध बंधुर मत गला जड़ाए आछे। फूल की सुगंध सचमुच बिछड़े मित्र की भांति मेरे गले से लगकर खड़ी हो गई थी। वे दिन जब हमारी दुनिया केवल साड़ियों तक ही सीमित थी। आनंद केवल अपरिसीम आनंद का ही साम्राज्य। चिंता, विषाद, नैराश्य, किसी से भी अब तक हमारा मुंह फट यौवन नहीं टकराया था। सहसा मेरी दृष्टि उनके सिरहाने धरी पीली साड़ी पर पड़ी। यही साड़ी पहनकर तो वह कल आई थी, पर आखिर कर क्या रही है अब तक? गई कहाँ? बेड़ी क्या नहीं गई? बेड़ी क्या कहीं गई है? मैंने पूछा। ओह, ये साड़ी, यही तो मैंने उसे उस वर्ष पोंगल पर भेजी थी। बेहद पसंद आई थी उसे। इसी से मैं ड्राई क्लीन कर हमेशा रखती हूँ, न जाने कब पहनना चाहे। स्पष्ट था कि उन्होंने मेरा प्रश्न नहीं सुना था, पर इसका मतलब कि वह यहीं रहती है माँ के साथ। आओ कड़म्मा, शायद काफ़ी ले आई है। चांदी की ट्रे में धरे पॉट की गंगा यमुनी नक्काशी देख ही रही थी कि कई बाईं दीवार पर लगे उस ऐतिहासिक चित्र पर मेरी नज़र पड़ी। भास्करन का वह अद्भुत चित्र जिसमें आज बेड़ी सर्वथा नवीन भंगिमा में मुस्कुराती नजर आ रही थी। सब चले गए, एक मैं ही रह गई। उसकी माँ प्याले में चम्मच चलाती कहती जा रही थी। अब उससे कहती हूँ, मुझे भी उठा ले। कृष्ण बेड़ी तो है आपके पास, आप चली गई तो फिर क्या वह अकेली नहीं रह जाएगी? मैंने कहा। क्या पूछ रही हो? उसका जन्म 15 सितंबर था, उसका जन्मदिन। उन्होंने मेरा प्रश्न फिर नहीं सुन पाया और उनकी क्षीण श्रवण शक्ति ने मेरी उस दलील को भी हवा में उड़ा दिया। अचानक द्वार पर खटका हुआ और चौंक कर मुड़ी आ गई शायद। सो यू हैव अ विजिटर। एक आकर्षक सौम्य प्रौढ़ व्यक्ति अंतरंग आत्मीयता से आकर हम दोनों के बीच धरी कुर्सी पर बैठ गए। निकट आने पर मैंने देखा वह 70 पुष्ट देह प्रौढ़ नहीं, किसी वृद्ध की यत्न से सुरक्षित ऐसी देह थी जिसे कम से कम जीवन के 70 वर्ष तो अवश्य ही देख लिए होंगे। त्रुटिहीन सज्जा, घुंघराले रेशमी पालिश केस, मुंह में सिगार और विनम्र हंसी। बेड़ी के चेहरे पर अद्भुत साम्य देख मैं दंग रह गई थी। एकदम वैसी ही बड़ी बड़ी आंखें, वैसी ही तीखी नाक और दम दम दमकता वैसा ही बुद्धि दीप्त प्रशस्त ललाट। बेड़ी की सहपाठनी आई है, बेड़ी की माँ ने कहा। सो नाइस ऑफ यू। मैं उसका बड़ा मामा हूँ। बहुत अच्छा किया तुमने। मेरी बहन बहुत खुश हुई होगी। इससे पहले मैं अपना मूर्ख प्रश्न पूछती कि बेड़ी क्या कहीं गई है, उन्होंने स्वयं ही एक लंबी सांस लेकर कहा, सो सैड। एकदम ही ऐसे हमें छोड़कर चली गई। समझ में नहीं आता ऐसा कैसे कर सकी, क्योंकि इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर अ गुड ड्राइवर। कैसे जानबूझकर उस तीखी घाटी में कार को कुदा गई लड़की। इट नीडेड गट्स, श्योर इट डिड। आत्महत्या की थी
इसमें तो कोई शक था ही नहीं, पर क्यों? मैं ही गया था। उसके डैडी की ऐसी हालत नहीं थी कि बे जाते। कहीं कोई मोड़ नहीं, एकदम जनशून्य सड़क। कहते हैं कि यहाँ अनाड़ी चालक कार चलाना सीखने आते हैं। मेरे पहुंचने तक उसकी मृतदेह सुरक्षित रखी थी। मेरे ही घर में उसका जन्म हुआ था। दक्षिण में लड़कियां माँ के ही पास डिलीवरी के लिए हमेशा जाती हैं। जन्मी तो मैंने ही पहली बार उसे गोद में लिया था और मैंने ही क्रिमेटोरियम में उसे अंतिम बार सुलाया। मुट्ठी भर राख उसकी, वह साड़ी और अंगूठे के छल्ले सा बन गया उसका कंकण लेकर मैं ही लौटा था। ओह, कैसा दुर्दिन था वह जब मैं इस घर में पहुंचा। कैसे दूंगा ये सब लक्ष्मी को? मैं सोच रहा था कि पागल हो जाएगी। नटराजन संयमी गंभीर प्रकृति का था, वह चुपचाप सह लेगा, पर लक्ष्मी पर हुआ उल्टा। नटराजन को 3-3 आदमी भी नहीं संभाल पा रहे थे। कभी लड़कियों की तरह सुबकता, कभी बेड़ी बेड़ी कहे साड़ी छाती से चिपटाकर खींचता और कभी दीवार से सिर पटकता। अंत में डॉक्टर बोला, गहरे इंजेक्शन देकर उसे सुलाना पड़ा, किंतु लक्ष्मी जैसे बुत बन गई थी। गहरे धक्के ने उसे पत्थर बना दिया था। न एक शब्द कहा, न रोई, न मेरी ओर देखा। एक क्षण को विचलित अवश्य हुई जब वह मुड़ा कंगन उसने देखा। शायद समझ गई थी कि जब कंगन की ये दशा हुई तो पहनने वाली के हाथ की क्या दशा हुई होगी। बिना मेरी ओर देखे अविचलित गंभीर से इसने पूछा था कि क्या उसके चेहरे पर भी चोट थी। पुत्री के जिस चेहरे पर उसे सदा गर्व था, उसके विकृत होने की आशंका ही इससे शायद अनजाने में ये प्रश्न पूछवा गई थी। नहीं, एक खरोंच भी नहीं लगी थी, जैसे बड़ी शांति से सो रही है। मैंने झूठ नहीं कहा था। ऐसी भीषण दुर्घटना के बाद भी उस चेहरे पर अद्भुत शांति थी। मृत्यु हुई थी किडनी फ्रैक्चर से। बेचारे बेड़ी के मामा क्या जानते थे कि मेरा सर्वांग थरथरा रहा था। कोई भी व्यक्ति यदि उस क्षण फिर द्वार पर आकर खड़ा हो जाता तो मैं निश्चय ही उसी क्षण मूर्छित होकर गिर पड़ती। मैं उनसे कैसे कह सकती थी कि जिस तुड़े मुड़े कंगन को वे साथ लाए थे और जो पीली साड़ी के साथ अब शायद उनके सिराने रखा गया है, उसे मैं एक दिन पहले पहनने वाली के हाथ में ऐसा देख कर आई हूँ जैसे अभी अभी नया लेकर पहना हो। मैं चलूँ, बड़ी देर हो गई है। मैंने कांपते कंठ को यथासाध्य संयत करने की चेष्टा की। कैसे जाओगी? यहाँ सहज में टैक्सी नहीं मिलती और तुम्हें टी नगर जाना है, बहुत दूर। चलो मैं छोड़ दूँ। लक्ष्मी ये जा रही है, उन्होंने बहन के कान में पास मुँह ले जाकर कहा। माधव से कह दो एक मन चना लेकर रख दें। स्टेबल के सातों घोड़े कल से भूखे हैं। उनकी दृष्टिहीन आंखें भाई की ओर उठी तो मेरे गले में जैसे कुछ अटक गया। उजड़े आंसुहीन अस्तबल को मैं वहीं से देख पा रही थी। चलो, वही बेचारी बीच बीच में ऐसे ही बहक जाती है। मैं उनके साथ चुपचाप बाहर निकल आई और कार में बैठ गई। उन्होंने कार स्टार्ट की और कहने लगे, वेणी की मौत ने एक ही को नहीं मारा, एक साथ इन तीनों को मार दिया। उनके डैडी को मारा 1 महीने के बाद और माँ को हर पल मार रही है इस बेचारी की मौत। तीनों में सबसे खतरनाक मौत रही है। ना आँखों में दृष्टि, ना कानों में सुनने की शक्ति। इतना बड़ा मकान, उस पर हर क्षण स्मृतियाँ उसका गला घोंटती हैं। कितनी बार कहा मेरे साथ चलो, पर नहीं मानती। नटराजन लाखों की संपत्ति छोड़ गया है, पर क्या करेगी अब उस संपत्ति का? कभी ठीक रहती है, कभी ऐसे ही बहक जाती। तुम्हें पूरा घर दिखाने ले गई थी? जी हाँ, मैंने दबी आवाज़ में कहा। मैं जानता था जो भी आता है उसे पूरा घर दिखाती है। घोड़ा स्टैप करके बेडरूम में रख छोड़ा है। एक नौकर नित्य उसे दाना पानी देता है, नहलाता है, ब्रश करता है। स्टेबल कब का उजड़ गया है, पर खुद जाकर अदृश्य घोड़ों को दाना दिलवाती है। हरामखोर नौकरों की चांदी है, करे भी क्या? बाल्टी में हाथ डालकर देखती है चने से भरी है या नहीं। चना छोटे दानों का तो नहीं है। नौकर पीठ पीछे हंसते हैं और दाना बाजार में बेच अपना घर भरते हैं। जब कभी ऐसी सनक चढ़ती है तो 3-3 जनों का ब्रेकफास्ट लगवाती है और सहलाकर देखती है तीनों अंडे उबाले गए हैं या नहीं। फिर उन्हें मेज पर आने के लिए देर तक पुकारती रहती है, जो अब कभी नहीं आएंगे। इसी पल अनजाने में रोकने पर भी निकल गई मेरी सिसकी। शायद उन्होंने सुन ली थी। आई एम सॉरी। उन्होंने मेरा कंधा थपथपाया। तुम्हें यह सब अजीब लग रहा होगा। मैं उनसे कैसे कहती कि मुझे अजीब नहीं लग रहा, बिल्कुल नहीं।
और मेरी वह सिसकी केवल वेणी की माँ के लिए नहीं थी, स्वयं अपनी माँ के लिए थी। वह भी इसी मौत से हर पल दग्ध होती जा रही हैं। ऐसा ही बड़ा भाई भाई करता विराट मकान और ऐसी ही यमदूत सी स्मृतियाँ। अभी बड़ी बहन की चिट्ठी आई थी, माँ को देख कर आई हूँ। मुँह का स्वाद कड़वा हो गया है। उतने बड़े मकान में वह अकेली हैं। छत के अबरकी पत्थर पर लेटी तो तेरी बेहद याद आई। कभी यही घर हम 7 बहनों और 2 भाइयों के कहकहों से गूंजता था। कहाँ गए वे हंसने और हंसाने वाले, कहाँ गई दादी जी की चांदी ठुकी लाठी की खटखट, लाइब्रेरी की किताबों की वह खास खुशबू कभी कभी पागल कर देती है। थाली परस कर माँ अब भी मुझे बुलाती है तो साथ में उन सब का नाम लेती है। चंदा, त्रिभुवन, जयती, गौरा, आओ खाना परस दिया है। कैसे समझाऊं उसे कि जिन्हें वह पुकार रही है अब वे कभी नहीं आएंगे। तब क्या विधाता एक ही टेप घर घर में बजाता रहता है। सोचता हूँ बेड़ी के मामा ने क्या मेरे मन की भाषा पढ़ ली थी। वही तो पहली बार ऐसा नहीं कर रही है। 18वीं सदी में मार्टिन वैन बुसेल ने अपनी पत्नी को उसकी मृत्यु के बाद स्टफ कराकर दुल्हन के कपड़े पहनाकर ग्लास केस में सजाकर रख छोड़ा था। कोई भी अतिथि आता वह उसे उसकी निष्प्राण सुरक्षित देह का परिचय कराता। माय डियर डिपार्टेड, माय डियर डिपार्टेड। और इसी युग में अर्जेंटीना के प्रेसिडेंट पैरो ने अपनी पत्नी ईवा की मृतदेह ज्यों की त्यों प्रिजर्व करा ली थी और नित्य डिनर टेबल पर उसे अपने पार्श्व में बिठाता था। अच्छा ही हुआ मैं उसकी राख ही ला पाया, मृतदेह नहीं तो शायद मेरी ये सनकी बहन ये भी यही करती। मेरा घर आ गया था। मैंने उन्हें धन्यवाद देकर विदा ली तो उन्होंने हंसकर मुझे अपना कार्ड थमाया। जब कभी मद्रास आओ अवश्य मिलना। यू आर मोस्ट वेलकम। हमारी बेड़ी की मित्र अब हमारे लिए बेड़ी सी ही प्रिय हैं। आज पूरे 15 दिन हो गए हैं। जब कभी बाहर जाती हूँ सशंकित दृष्टि से इधर उधर देखती हूँ, पता नहीं फिर कब उससे टकरा जाऊँ। ये कैसा अन्याय है विधाता का कि परलोक के यात्री मुझसे ही मिलने क्यों आते हैं। न जाने कब वह फिर मिल जाए उस मंदिर में या उस एकांत समुद्र तट पर। फिर भयावह संभावना मुझे बार बार सिहरा जाती। इस बार वह अकेली नहीं होगी। उसने जाते जाते कहा था अगली बार भास्करन को लेकर आऊँगी। क्यों मिलना चाहेगी न उससे। उस धृष्टतापूर्ण चितवन में एक दुर्धर्ष चुनौती थी। पलकहीन आँखें, नासिका विहीन बीभत्स चेहरा। ओह, मैं काँप कर उसी का प्रश्न आज अपने सहमे डरे चित्त से पूछती हूँ, क्या मिलना चाहूँगी उससे। तो ये थी गौरा पंत शिवानी की लिखी कहानी कृष्ण बेड़ी का तीसरा और अंतिम भाग। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। कहानी सुनने के लिए सादर धन्यवाद।